आप सब लोगों का अभिवादन। खड़गपुर के इस विशाल पुस्तक मेले में आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए आमंत्रित किया, मैं आपका आभारी हूँ। स्वागत है। कोरोना का समय है, परिस्थितियां थोड़ी विपरीत थी। लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सुनने वालों की संख्या कम है। मैं आशावादी हूँ, अगर लाखों की भीड़ का कवि सम्मेलन होता तो भी अच्छा सुनने वाले इतने ही होते हैं। बढ़िया बढ़िया। पुस्तक विचार पैदा करती है, हमारे बोले हुए को लिपिबद्ध रखती है, और विपरीत परिस्थिति में भी आपने ये पुस्तक मेला आयोजित किया। आपके उत्साह और जीवट का मैं सम्मान करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं। देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में मातृशक्तियां बैठी हैं, और मैं निवेदन भी करता हूं कि शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। क्या बात है, क्या बात। कोरोना का समय है, खूब तालियां बजाओ, खूब हंसो। हंसने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और तालियां बजाने से वायरस बढ़ता है। बढ़िया। जैसा दौर है, हम हंसने के सहारे इस समय को काटेंगे। समय बड़ा कष्टपूर्ण है। कोरोना गाइडलाइन का पालन आप लोग कर ही रहे हैं, हम सब लोग बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बहुत थोड़ा मुझे आप लोगों के बीच बोलना है, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। हालांकि हम हिंदुस्तानी लोग आध पौन घंटे तो रॉन्ग नंबर पर ही बात कर लेते हैं, और वो भी आध पौन घंटे बाद सामने वाला ही बताता है कि भाई साहब रॉन्ग नंबर लग गया दिखता है। लेकिन कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सुनाए आप लोगों को। अभी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे जी। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था। अच्छा। जब तक अक्लदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़के के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, क्या भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनियां बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों की तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। शुक्ला जी भी इसीलिए बोल रहे हैं कि सैकड़ों लोगों के बीच में खड़े हैं, अकेले हिम्मत नहीं पड़ती। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना। ये बहुत त्याग और बलिदान का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे, और रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। आपके यहां मैंने बांग्ला की कितने उत्कृष्ट कोटि का लिटरेचर यहां देखा है। हिंदी और भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है आप व्यंग देखें। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी, एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी।
तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, अच्छा और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे। अच्छा या तो उसकी शादी हो जाती थी जी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये हिदायत दे दे कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को, टैगोर को, नजरुल इस्लाम को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, कैरियर की, मैं एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं, सब देह का खेल है। ये मीडिया, सोशल मीडिया पे लोग सब फैलाते रहते हैं। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। तो जीवन में चुनौतियां क्या है और उनसे कैसे निपटा जाए, ये फार्मूला किताबें बताती है। और किताबों का महत्व पहले भी कम नहीं था, आज भी कम नहीं है और भविष्य में भी कम नहीं होगा। उतार चढ़ाव आता रहता है। किसी शायर का एक शेर है ना कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। बढ़िया, चारों तरफ से हारा हुआ आदमी लौट करके उधर ही आएगा, किताबों की बहुत तरफ। बढ़िया, बहुत सही। हम हिंदुस्तानी लोग ये टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें थोड़े दिन ही झेलते हैं। गाड़ी चलाते समय इंडिकेटर देने के बावजूद भी हाथ देते हैं। और मैंने कमलेश्वर जी को सुना था, बड़े राइटर थे, उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है कितने पाकिस्तान में, उन्होंने एक बार अच्छी बात कही थी, किताब का महत्व देखो क्या बड़े आदमी ने बड़े सलीके से कहा। बोलो कंप्यूटर और ये जो आपका टेलीविजन है इसमें लाख अच्छाइयां होंगी, लेकिन ये पुस्तक का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि हम कंप्यूटर और टेलीविजन आंखों पे रख करके सो नहीं सकते। हाँ, इसलिए मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। स्वागत है। हाँ, बहुत अच्छा, आप सब लोग सुन रहे हैं। दरअसल एक तो क्या है कि मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। मैं तो अगर सच भी बोल दूं कि मोदी जी 2019 में अपने विकास के दम पर दोबारा जीत कर आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। ऐसी मेरी इमेज बना दी। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। किसी भी पार्टी की सरकार हो, स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो या कमजोर किया जाए, तो ये सारी जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, बुद्धिजीवियों की, मजदूरों की, किसानों की बन जाती है कि वो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करें। हम लोग वही काम कर रहे हैं। 2014 के पहले उनके लिए बोलते थे, आज इनके लिए बोल रहे हैं, कल को बदलेंगे तो दूसरों के लिए बोलेंगे। कभी लेखक शायर अपनी जिम्मेदारी निभाता। सही बात, बहुत सही। लेकिन मैं सहज रहता हूं। आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे एक सवाल छोड़ते हैं, आप लोगों को होमवर्क मिल जाता है। हाँ, वो होमवर्क मिलने के लिए छोड़े हुए हैं। सही बात। अब जैसे कल ये घटना हुई कि साहब पंजाब में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक हो गई, ऐसा वैसा, ये सब होमवर्क देने के शोषे हैं। मेरे ख्याल से सुरक्षा की कोई चूक नहीं है, एक बड़े नेता ने के चुक जाने के लक्षण हैं। तो कोई ना कोई शोषा तो चाहिए। हम लोग उलझते रहते हैं, उनका काम आसान रहता है। हाँ, सही बात। हाँ, मैं थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्वेशन करता हूं और सहज रहता हूं। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मेरे पास एक फोन आया, जी, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मतलब मोदी जी को बढ़त मिल रही थी। मैं व्यंग्य करता रहता हूं तो वो मुझ पर व्यंग्य कर रहा था, लेकिन मैं सहज रहता हूं। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई साहब। फिर उसने मुझे फिर कुरेदा, क्योंकि उनकी पार्टी को बढ़त मिल रही थी।
देखो अपने एक कहावत है ना कि घुटने हमेशा पेट की तरफ मुड़ते हैं। सब कवियों के टाइम में रेल ने हॉर्न बजाया, मैडम पढ़ रही थी तब नहीं बजाया। उसने फिर मुझे कुरेदा, बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैंने कहा अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो सहज रहो, उनसे उलझो मत। पुराने से ही काम हाँ, वो कुतर्क करके आपको उलझाते हैं, होमवर्क देते हैं। उनको भी होमवर्क देने के लिए बिठा रखा है, हासिल उनको भी कुछ नहीं होना है। सही बात। उनके भी अकल आ जाएगी थोड़े दिन बाद, भक्तों के लिए कौन से अलग से पेट्रोल पंप खुलेंगे, वो भी समझ जाएंगे। लेकिन ये समय क्या है, बड़ा उठापटक वाला है, बहुत मायावी समय है। किसी नेता का कोई पता नहीं लग रहा। अभी तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम में सामने विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया जी कांग्रेस के हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी का हूं, कांग्रेस में घंटे भर पहले था। विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी बताने वाली बीजेपी गैर भाजपाइयों में कैसे तोड़फोड़ कर रही है, कांग्रेस के तो हाथ धो के पीछे पड़ी है। कितना आत्मविश्वास गिरा है उस राजनीतिक दल का। अगर कांग्रेस में इसी तरह से तोड़फोड़ करते रहे भाजपाई, तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। तो जीवन में सहज रहो, ऐसे होमवर्क देने वाले लोग मिलते रहते हैं। मुझे लोग बाग कहते हैं कि साहब आपको कभी कोई धमकी वमकी मिलती है? मैंने कहा ऐसा नहीं है। एक बच्चा भी खूब आराम से चिल्ला विल्ला करके मजे ले रहा है। बेटा खाते में 15 लाख हमारे भी नहीं आए, रो मत। पर हम तो रो भी नहीं सकते। हाँ, मैं सहज रहता हूं। एक इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मुझ पे ऐसे ही तंज कर दिया, व्यंग कर दिया। बोले किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे, ऐसे बोलते हो सरकार के लिए, मोदी जी के लिए। मैंने कहा जी हिंदी का एक राइटर है, लेखक है, उसके घर में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन के अलावा क्या मिलेगा? और व्यंग पर आपकी अब तालियां उठेगी। मैंने कहा फिर भी अगर दिल्ली के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। गैर भाजपाई कितना भी भ्रष्ट और अपराधी हो, बीजेपी में आते ही उज्जवल हो जाता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आनंद लो, कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं छोटी सी। हाँ बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। मैं इसका टाइटल पढ़ता हूं, उसी पे आप तालियां बजा देंगे। फिर देखो एक शब्द से कैसे सटायर पैदा होता है। बाकी सब लोगों ने भी अच्छा सुना है, हम क्या थोड़ा प्रोफेशनल लोग हैं, तो हमें पता है कि किस गेंद को कैसे खेलना है। हाँ, ये भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, हम भी इस दौर से गुजरे हैं। बहुत आपका आशीर्वाद रहा। बिल्कुल सीख जाए। रचना का शीर्षक है मन की बात। अमूमन ऐसी गंभीर रचनाएं मैं सुनाता नहीं हूं, लेकिन पुस्तक मेला है और यहाँ पाठक लोग बैठे हैं और बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो आप आनंद लेंगे। सुनिए साहब, मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, वन साइड।
मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मुंह डालने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, कोई सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, विषय का लफड़ा नहीं होता। यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात भटक कर किसी विषय पर आ भी जाए, तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और व्यंग पर तालियां तो आपकी अब उठेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। अब समापन की ओर बढ़ता हूं और व्यंग देखना। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे बचपन में अपन कक्का बारकड़ी सीखते थे। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का भी नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं। अब मोहब्बत देना व्यंग तक पहुंच जाए आपकी दृष्टि। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। तो फिर आपकी बहुत अच्छा आप लोगों ने सुनाया। अभी आदन्या की हम रचनाएं सुन रहे थे और लोगों ने भी सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, कवि सम्मेलन और लाफ्टर शो में अंतर है। बिल्कुल है। कवि सम्मेलन में हल्का फुल्का सुना जा सकता, हल्का नहीं सुना जा सकता। हमारे गोपाल दास नीरज जी एक बात कहा करते थे, आपने खूब सुना होगा उन लोगों को। यहाँ पर कई बार आए हैं। हाँ, कि कवि सम्मेलन में जो श्रोता आता है वो जब लौटे तो कवियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको इतना धनी बना करके लौटे कि उसकी भाषा का स्तर ऊंचा उठे। बहुत तो जैसी शब्दावली मैडम ने और दोनों कवि दोस्तों ने और संचालक महोदय ने जो प्रयोग किए, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सब परिवार सब लोग बैठ करके आनंद लेते हैं।
मैं चाहता हूं आप एक बार इन और कवियों के लिए भी करतल ध्वनि कर दें। एक रचना मैं आपसे सुना। एक तो क्या है कि विपक्षियों ने प्रधानमंत्री को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई, एक आदमी के इतना पीछे पड़ना भी अच्छी बात नहीं है। और कुछ नहीं तो मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। क्या बात, बढ़िया। हालांकि बाद में पार्टी के दो बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा नरेंद्र मोदी जी की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और अभी भी शुक्ला जी पूछ रहे थे पास में बैठे हुए, बोले क्यों संपत सरल जी, जब अपने प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल क्या है, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, पूरी दुनिया का नजारा आप देख लो। इस समय पूरी दुनिया बाजारवाद की चपेट में है। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। पूरी दुनिया का नजारा आप देखो। अमेरिका में तो खैर थोड़ा बदलाव हो गया, वरना जिनपिंग हो, पुतिन हो, जाइस बोल्सोनारो हो, टर्की वाले एर्दोगन हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती है, जबकि असल में 5, 7, 10 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है वो खिलौना चल पड़ता है। बिल्कुल सही। इस बात को गांधी पकड़ गए। बिल्कुल सही। जिस दिन ये चीज पकड़ लोगे कि ये किनके बिठाए हुए लोग हैं, उस दिन आप लोगों की चीजें सारी समझ में आ जाएंगी और धीरे धीरे आना शुरू भी हो गया जी। इंडिया को डिजिटल किया, इसका तो खैर लाभ हो ही रहा है, कुछ चीजें अच्छी भी हुई है, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए। करप्शन भी कम हुआ है, भ्रष्टाचार तो इतना कम हो गया कि अब रेट डबल हो गए, गारंटी आधी है। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। और व्यापार करना इतना आसान हो गया, कोई भी आदमी किसी भी समय कोई भी व्यापार कर सकता है। बहुत ये काम इजी हो गए थोड़े से। अब भी तो मैं पिछले साल दवा की दुकान पे गया, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाकर के देखा आज धनतेरस है। अच्छा। मुझे ध्यान नहीं था। दुकानदार मेरा मित्र था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था, तो उसने कहा, बोले आज भी संपत सरल जी बीमार पड़ गए क्या? मेरे एकदम से दिमाग में आई, मैंने बात संभाली। मैं कहा नहीं, तबीयत खराब नहीं है, 2 कारण से आया हूं। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे बाजार में आज के दिन आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। अच्छा। तो वो उसने भी मजाक कर दी, बोले यार ठीक कह रहे हो, दूसरों की बिक्री देख करके मैं भी सोच रहा था कि एक दिन के लिए दवा की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो हम भी 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली के दिन पटाखे बेचते हैं और व्यंग पकड़ना। बोले सिंह साहब तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ये बड़ा मायावी समय है। बहुत सही। भ्रष्टाचार का हाल ये है, आवेदन एक नहीं किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, नौकरी मिली तीसरे को और करता रहा चौथा, क्या इंटरव्यू 5 में नहीं दिया, वेतन 6ठे को मिला, पेंशन 7वें की हुई, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया, वैसे बहुत बढ़िया। ऐसे दौर में
तकनीक के मायावी, तकनीक अच्छी चीज है। विक्टर ह्यूगो ने कहा है कि जिस चीज का समय आ गया वो आती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि उसके लिए कीमत कितनी चुकाई। मनमोहन सिंह जी के समय में नरसिम्हा राव जी ने बहुत तरकीब से नई आर्थिक नीतियां ला करके देश का परिवेश बदला, कहीं कोई तनाव और सुरक्षा बोध नहीं आया। लेकिन अभी पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और लोगों को कितना भुगतना पड़ रहा है। सरकार का ये काम है, कोरोना के समय में जो हाथ पीठ पे होना चाहिए था वो जेब में है, तब व्यंग निकलता है। बहुत बढ़िया। और मीडिया की बेरुखी, आजाद हिंदुस्तान में ऐसा पहला मौका है जब मीडिया दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। क्या बात, दिखता दिए के साथ है। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। बढ़िया। यहाँ तो पता नहीं अखबार अच्छे निकलते होंगे, हमारे यहाँ तो ये हाल है नॉर्थ इंडिया में हिंदी अखबारों का, अपवाद को छोड़कर 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च करने, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया तो चाहे की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा, मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और वो न्यूज चैनलों का हाल देख रखा आपने टेलीविजन पे, वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन होते हैं बहसियाने वाले, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और तालियां आपकी अब उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। लेकिन समय सब हिसाब लेगा। आप इतिहास पढ़ लो, मुख्य धारा के मीडिया का आजादी के आंदोलन में भी कोई योगदान नहीं था, ये तब भी धंधा ही कर रहे थे। वो तो जो छोटे अखबार थे जो हाथों से निकाले जाते थे, साप्ताहिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अनियतकालीन, उन विचारों ने मेहनत कर करके और जो अखबार निकाले उससे लोक चेतना आती है, लोक शिक्षण होता है, लोगों तक चीजें पहुंचती हैं। इसलिए ना उम्मीद मत हो कि साहब ऐसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा, धीरे धीरे इनके भी समझ में आ रही है। टेलीविजन की जो दशा है, मैंने तो 3 साल पहले कनेक्शन कटवा दिया और खबरों से इतना डरा हुआ हूं कि बंद टेलीविजन की स्क्रीन भी कपड़े से ढक के रखते हैं। क्या जोरदार तालियां, बंद टेलीविजन की भी स्क्रीन ढक के रखते, बढ़िया, बहुत सही। जब कुछ करने को नहीं होता है तो सब यही होता है, और क्या करें बेचारे, जो काम आता ही नहीं तो फिर ऐसे ही करेंगे। 7-8 साल से कैसेट बज रही है। बस एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। स्वागत है, स्वागत। 7-8 साल से कैसेट आप बराबर सुन लो। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर गया, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। सही बात। एक कैसेट है इनके पास। राम भी जानते हैं कि भक्ति कौन कर रहा है, राजनीति कौन कर रहा है। आडवाणी जी को समझ में आ गया ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते हैं। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। भाई रामचंद्र जी की सबसे ज्यादा कृपा तो आडवाणी जी पे ही होनी चाहिए थी। बहुत सही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चा लगातार रो रहा है। मैं नहीं समझता था ये छोटी सी उम्र में भी कविताएं समझता है, और इतनी देर तक लगातार समझता है।
कोई नहीं, बच्चों से रौनक है जी। बच्चों के साथ यही समस्या है, पहले इनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना। एक रचना मैं सुनाता हूं। लेकिन उसकी साहित्यिक अभिरुचि बड़ी अच्छी लग रही है। असल में यही समझ रहा है। ऐसे अवसर के लिए हमारे सुरेंद्र शर्मा जी बड़ी जोरदार बात कहते हैं। पिछले साल यहाँ थे। हाँ, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बच्चा जो है ना, वो शायद जिंदगी में पहली बार माँ बाप को इकट्ठा हंसता देख रहा है। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक सीमाएं नजदीक कर दी, लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया। और अब तो आदमी खुद से दूर होता जा रहा है। निदा फाजली साहब के एक शेर है, उसको मैं अगर थोड़ा अलट पलट के कहूं तो कहना चाहूंगा कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटाकर देखो। आदमी के पंजे में मोबाइल क्या है, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया, सारे दिन उसमें लगा रहता है। तो वो जीवन का जो यथार्थ है उससे कट जाता है। ये साधन है, साध्य नहीं है। इसी दौर के लिए तो आप जैसे समाज की और दौर की नस पकड़ने वाले लोग चाहिए कि ये दौर है संगे आजमाई का और मैं आईना सजाता हूँ। ये दौर है संगे आजमाई का और मैं आईना सजाता हूँ। तुम हवाओं को हौसला बख्शो, मैं दिए की लो बढ़ाता हूँ। मैं दिए की लो बढ़ाता हूँ। स्वागत है। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। क्या बात, बहुत बढ़िया। जिसे कुछ नहीं आता है वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। बढ़िया। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। दरअसल मंच की रचनाएं बार बार नई नहीं लिखी जाती, जितनी लाइव सुनने का एक अलग आनंद है सामने बैठ करके। इसलिए मैं कोई वर्चुअल कार्यक्रम करता भी नहीं, वैसे लगता है जैसे दीवार को सुना रहे। बिल्कुल। पुरानी रचना भी नए अर्थ देती है अगर सामने बैठ करके सुना जाए तो। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं। मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। स्वागत। वे भी क्या दिन थे। पुराना जो समय था उसमें सुविधाएं कम थी, सुख बहुत थे, संघर्ष था, चुनौतियां थी, लेकिन आनंद भी था। पुराने समय के जो विरोधाभास है उनको लेकर के एक मैंने रचना लिखी, वे भी क्या दिन थे। सुनिए साहब। स्वागत। स्वागत। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। वाह, बहुत सही। और अगली पंक्ति पर आपकी मोहब्बत चाहूंगा। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त और परिवार में बोलचाल बंद है। बढ़िया। हम कवि लोग, ठीक है आप 2 पैसे देते हो, हम कवियों को हमारे घर चलते हैं, बाल बच्चे पलते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, उसके बावजूद हम कवियों के लिए कवि सम्मेलन कोई धंधा नहीं, एक मिशन है। मिशन। हम धारा के विपरीत बह रहे हैं इस ऐसे समय में। हमारी कोशिश रहती है इंटरनेट, टेलीविजन, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह, बहुत सही। वो धूप बनाने का काम ये किताबें करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तब आप देखें, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। बहुत बढ़िया। खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी।
और जिस पंक्ति का जिक्र कर रहे थे, हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। सही, बिल्कुल सही। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। क्या बात। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। जैसे आप लोग बांग्ला बोलते हैं या उड़िया बोलते हैं या ब्रज या अवधी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, वैसे अपनी मातृभाषा में बड़ा अच्छा लगा या बांग्ला का इतना रिच साहित्य देख करके। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। अगली पंक्तियों पर आपकी मोहब्बत मिलेगी। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। क्या बात, क्या बात है। एक बार फिर। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, क्या विडंबना। खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल देखो खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आया कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। अब अपना बचपन याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। आवारा पूंजीवाद जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। लाखों करोड़ों जमा हैं, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। बुजुर्ग लोग बैठे, पहले ऐसा नहीं था। हाँ। 2 जोड़ी कपड़े होते थे। सही बात। एक पहन लिया, दूसरा धो के सुखा दिया, और वो भी किसी घर में बड़े के फिट करवा लिए। सही बात। आज वार्डरोब आलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आदमी तय नहीं कर पाता घंटे भर तक कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करे। ये इस आवारा पूंजीवाद की देन है, जिसको निरर्थक चीजों से कितना हमने सब भर रखा है घर, जिसको फॉल्स परचेजिंग बोलते हैं। बाय 2 गेट 1, गेट 3, कैशबैक। ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है जो कैशबैक देता हो। ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है जो 2 चीजें खरीदने पर तीसरी फ्री देता हो। सही बात। हाँ, सही बात। तो ये चीजें समझने की हैं, तब आप जंग देखें। स्वागत। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था, और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। वाह, क्या सच्चाई है। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। मेरा सटायर समझने के लिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है, और हर पुरुष की जो घर में औकात है शुक्ला जी नोट करें। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है।
मैं तो इनकी हिम्मत को दाद देना चाहता हूँ, पत्नी सामने बैठी है और ये सुना रहे हैं। मेरे साथ आए ना, चिंता की बात नहीं। ये देखो, वरना मोदी जी ने एक बार ही कहा था मेरा सीना 56 इंच का है। हाँ। मैं कहा भैया शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। सही बात है। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, बड़े जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। रेल विभाग के बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे अतिरिक्त ध्यान चाहूंगा और दाद भी। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। काठ की सीट पर डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना, उसकी साइकोलॉजी, और पकड़ लो तो मुझे तालियों से बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अगली पंक्तियों पर आप अपनी तालियां रोक नहीं पाएंगे, मेरी चुनौती है। क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। बढ़िया बढ़िया चित्रण, बहुत सुंदर। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। सही बात। और हमारे एक बड़े शायर है उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से शाही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और मैं समापन की ओर बढ़ता हूं। मार्मिक बंद देखे, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक नुकसान यह भी किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया। तो आदमी का ध्यान बढ़ जाता है और उस कला को हम आचरण में उतना नहीं उतार पाते जितना सुनने से उतारी जा सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात करने से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। पहली बार जब मोदी जी ने रेडियो पे मन की बात की तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। बिना लाइसेंस का रेडियो नहीं बजा सकते थे, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। बीबीसी, क्या? और मैं इस लेख का समापन कर रहा हूं। समापन पर
तालियां बजा देना वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। सच है, ये पंक्तियां याद रखना, जीवन में बड़ी काम आएंगी। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है, तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। एक अंतिम सुना दूं? बिल्कुल स्वागत है भाई। व्यंग्यकार के ऊपर तो समाज की इस दौर को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने उदय प्रताप सिंह जी का जिक्र किया था, उन्हीं की लाइन है कि या वत्सलन हवाओं का हम रुख मोड़ देंगे, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ और जीवन पारंपरिक जिएगा। वाह, अच्छा सूत्र है। हाँ। बढ़िया। जिसके बाद 3 चीजें होंगी, शिक्षा, समझ और हुनर। भविष्य उसका है। शिक्षा और समझ होगी, हुनर नहीं होगा तो जैसे कोरोना में तकलीफ पा रहे हैं। समझ और हुनर होगा और शिक्षा नहीं होगी तो एक जगह जाकर के ठहर जाएंगे, और शिक्षा और हुनर होगा और समझ नहीं होगी तो जो कमाएंगे उसको उड़ा देंगे। सही बात। तीनों चीजें जरूरी है। नेता अपना काम करते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये देख करके व्यंग पैदा होता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसी अपराधी को नहीं माफ नहीं करेंगे, उसी समय देखते हैं कि बगल में एक अपराधी मंत्री बैठा है। क्या बात, क्या बात। ये व्यंग मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं, इसको राजनीति के चश्मे से न देखें आप। स्वच्छ भारत अभियान की कहां जरूरत है? जो गांव की बातें आपने की, चुनाव के बाद पार्टी बदल लेते हैं और फिर दोष जनता को देते हैं कि जैसी जनता होगी वैसे ही नेता होंगे। यार हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। राइट टू रिकॉल दो, हम बताते हैं कि जिसको भेजा उसको वापस कैसे बुलाया जाता है। सही। इधर आ गया, वो इधर जीत करके उधर चला गया, कोई पता नहीं लग रहा है। थोड़े दिन बाद तो मेरे ख्याल और सुविधाजनक हो जाएगा काम। ये सारे विधायक और सांसद जो हैं वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, और बूढ़े जो नेता हैं वो भी निराश न हो, अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सही। शहर में रह करके रूमानी चश्मे से गांव को देखना अलग बात है, और गांव में जाकर के वहां का जीवन जीना अलग है। हम बात कितनी भी कर लें, 3 दिन गांव में रह नहीं सकते जिसमें पैदा हुए। और अब गांव भी वैसे नहीं रहे। जो राग द्वेष, जो लड़ाई झगड़े, दांव पेच राजनीति के और सारी जो सामाजिक और इस तरह की विषमताएं हैं वो शहर की तुलना में ज्यादा है। बस शहर में और गांव में 2 अंतर है। शहर में सांप्रदायिकता है, जातीय कट्टरता नहीं है। गांव में जातीय कट्टरता है, सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। ये अंतर है। दूसरा, गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। कोई भी बात कहेगा, शाम को बात मजाक हुई, सुबह वैसा का वैसा। शहर के आदमी से मजाक कर लो, गांठ मान लेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा उसका। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, एक आदर्श भारतीय गांव। और आप सुने साहब, आप किसी भी दल और पार्टी से, विचारधारा से सहमत होंगे, सदस्यता ले रखी होगी, लेकिन इसको आप तटस्थ भाव से सुनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। ये थोड़ा गंभीर व्यंग है, बढ़िया। सुनो। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। क्योंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः ये दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव की ठाकुर साहब ने, सेठ जी ने, चौधरी ने, पटेल ने वो बसाते थे। अब व्यंग देखें आप। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे, चुने हुए नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से VRS लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं।
और जिस बात के लिए मैंने व्यंग लिखा आज की रात इस पुस्तक मेले के पवित्र मंच से, इससे आक्रामक और तीखा व्यंग मैं कर नहीं सकता था। बात अच्छी लगे तो उसकी दाद दे, न अच्छी लगे तो मेरे हौसले की दाद दे। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहाँ जरूरत है? देखिए, यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। क्या बहुत बड़ी हिम्मत है भाई, बहुत बड़ी। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं, मितव्ययी कम खर्चीले। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। वाह, क्या बढ़िया। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, अच्छा, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। ये गांव के टूरिस्ट पैलेस है। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। क्या बढ़िया। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो, काम ऐसा हो इसमें काम न। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। क्या बढ़िया। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। एक शब्द का देखो मैंने कैसे प्रयोग किया है, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। क्या गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद है कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। और जो इस देश को 70 साल में दीमक की तरह खा गई, उस समस्या पर एक व्यंग है, भरपूर आनंद लें। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। क्या एक दफा कई जाति के लोगों ने अपना एक शव, मुर्दा डेड बॉडी, एक दफा कई जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। अरे और उसे कई जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और व्यंग पर तो तालियां अब उठेंगी आपकी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। अच्छा। और मैं तो कहता हूं अक्सर कि जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल होंगे वह क्या अच्छे दिन आएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, ये भी कोई और तय कर रहा है। किताबों के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है ईदगाह। वो पाठ्यक्रम से इसलिए हटा दी गई कि अगर बच्चे ये सीखते रहेंगे कि हामिद दादी के लिए मेले से चिमटा अभी भी खरीद रहा है और मेले भरे जा रहे हैं,
तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे? बढ़िया बढ़िया, सही बात। ये एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस मंदिर का निर्माण करवाया। वाह, बढ़िया। घरों में दो चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। अच्छा। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। वाह, बढ़िया। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे बी.आर. चोपड़ा बताते हैं। बहुत मोहब्बत दी आपने, मैं पुनः इन कवियों का आभारी हूँ। इतनी अच्छी रचनाएं आप सब लोगों ने सुनाई, आपने बहुत मोहब्बत से सुना। मैं इसका समापन कर रहा हूँ। गांव का सेंस ऑफ ह्यूमर देखें और सांप्रदायिक सद्भाव देखें। दुनिया में जो है मोहब्बत रहनी चाहिए। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलेंगे, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करेंगे। क्या बात, क्या बात, बहुत सही। प्रेम मोहब्बत बहुत जरूरी है। बहुत सही। तब आप देखें, जो हो गांव वालों में परिहास प्रति सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए, दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियां, पूछ बैठे चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए? अच्छा। मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियां की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। समापन कर रहा हूं, विदा करना। इकबाल मियां की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा पेड़ से तोड़े। इकबाल मियां बोले महाराज कच्चे तोड़ लिए।